Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important topic for all of you. Today I am going to discuss with you corporate social responsibility CSR क्या होता है. Okay, as per section 135 as per section 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में इसको डिफाइन किया हुआ है. ओके, सेक्शन 135 है. ओके, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग. इसमें जो जो प्रोविजंस है, सो आई विल डिस्कस एवरीथिंग इन दिस क्लास. ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा. इससे क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में. ओके, तो ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए. ठीक है, so first of all I will tell you that go and check the description of this video. Okay, from there you can see my link is there. By clicking that link you can join my telegram. From there you will get important update related to my classes. Okay, अगर बात किया जाए आपको ये पीडीएफ कहां से मिलेगा, ये पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा. ये पीडीएफ आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा. आप मेरा वेबसाइट पे जाओ www.himansuranjanclasses.in. ओके, himansuranjanclasses.in ये मेरा वेबसाइट का नाम है. ठीक है, आप मेरे वेबसाइट पे जाओ, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगा. ओके, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जामिनेशंस, ओके, सो उसका प्रिपरेशन आप कर सकते हो. कोर्सेस आर अवेलेबल ऑन माय वेबसाइट. ओके, आप वेबसाइट पे जाओ, कोर्सेस आर अवेलेबल देयर. ओके, एट ए वेरी नॉमिनल चार्जेस में मैं आपको कोर्सेस प्रोवाइड कर रहा हूँ. ओके, एमसीक्यू आर आल्सो अवेलेबल एंड full courses are also available. In that full courses I will provide you video lectures with notebooks MCQs. Okay, so go and visit the website. Okay, link is also given in description box of this video. website का link दिया हुआ है. Okay, चलिए आज स्टार्ट करते हैं. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी एज पर सेक्शन 135 एक्ट 135 ऑफ कंपनी एक्ट. ओके, सेक्शन 135 है कंपनी एक्ट का. ओके, सेक्शन 135 कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट. ओके, देखिए क्या बोलता है. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135, ओके, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, सीएसआर प्रोविजन will be applicable company which fulfill any of the following criteria during any of the 3 preceding financial year. कोई भी एक कंपनी है जो पिछले 3 सालों में कोई भी एक लिमिट को अगर टच कर देता है तो उसको सीएसआर करना पड़ता है. ठीक है, तो क्या वो लिमिट है वो आपको पहले पता आपको रखना होगा. एग्जामिनेशन में क्वेश्चन यहां से भी आता है कि जो लिमिट है वो कितना लिमिट है. तो आपको एग्जामिनेशन में इस टाइप का क्वेश्चन आता है. क्या क्या एमसीक्यू आता है वो मैं आपको बताता चलूंगा. ठीक है, जैसे देखिए आपको यहाँ पे प्रोविजन जो बोलता है कंपनी हैविंग नेट प्रॉफिट अगर कंपनी का 5 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है तो कंपनी को सीएसआर करना पड़ेगा. ओके, ये सब और में है. ठीक है, और में है. ओके, कंपनी का अगर टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है तो कंपनी को सीएसआर करना पड़ेगा. या फिर कंपनी का जो नेटवर्थ है वो 500 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाता है तो कंपनी को सीएसआर करना पड़ता है. ओके, तो सेक्शन 135 है, सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ऐसा बोलता है सीएसआर के बारे में. ठीक है, तो सीएसआर कौन सा कंपनी को करना चाहिए? जिस कंपनी का नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 1000 करोड़ या उससे ज्यादा, या फिर नेटवर्थ 500 करोड़ या उससे ज्यादा अगर हो जाता है किसी भी कंपनी का तो उसको सीएसआर करना पड़ता है. ओके, सीएसआर मतलब कि ये चीज समझो कि सोसाइटी के प्रति वो खर्च करे. ठीक है, सीएसआर मतलब एक तरह से समझो कि सोसाइटी के प्रति वो खर्च करे. कोई भी कंपनी अगर चला रहा है, ठीक है, तो ऑब्वियस ये बात है ना, वो नेचुरल रिसोर्सेज भी कंज्यूम कर रहा है और वहां का इन्वायरमेंट भी कुछ पॉल्यूट होता है. तो बहुत सारी चीज अगर वो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहा है तो कंपनी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि वो सोसाइटी के प्रति कुछ एक्सपेंस करे. ओके, तो इसी के लिए सेक्शन 135 लाया गया है कंपनी एक्ट में. ठीक है, देखिए यहाँ पे भी बोलता है कि द सीएसआर रूल्स हैव वाइडेंड द एम्बिट फॉर कंप्लायंस ऑब्लिगेशन टू इंक्लूड द होल्डिंग एंड सब्सिडी कंपनी सभी पे एप्लीकेबल है, एज वेल एज ए फॉरेन कंपनी पे भी एप्लीकेबल है. ठीक है, कुछ ब्रांचेस और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया व्हिच फुलफिल्स द क्राइटेरिया स्पेसिफाइड अबव. ये जो सीएसआर का जो प्रोविजन है ना वो सभी कंपनी पे एप्लीकेबल है, चाहे वो होल्डिंग कंपनी हो, सब्सिडी कंपनी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो. ठीक है, तो सभी के ऊपर एप्लीकेबल है. पर ये जो क्राइटेरिया दिया है, नेट प्रॉफिट 5 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ और नेटवर्थ 500 करोड़, किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर टच कर देता है कंपनी तो उसको सीएसआर करना पड़ता है. ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं, सीएसआर अगर करना पड़ता है किसी कंपनी को, किसी एक लिमिट को अगर टच कर देता है ना
तो उसको अगर किसी एक लिमिट को सपोज डेट देखिए अभी 2022 है, ठीक है, तो अगर इस साल अगर कोई कंपनी अगर सीएसआर टच करता है तो उसको अगले 3 साल तक उसको कम से कम सीएसआर करना पड़ेगा, ठीक है। अगला 2 साल अगर टच नहीं भी करता है ना फिर भी उसको करना पड़ेगा, ऐसा ऐसा प्रोविजन बोलता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, एक बार अगर लिमिट टच कर दिया ना तो 3 साल तक उसको सीएसआर करना पड़ेगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। ये ज्यादा मतलब हो गया प्रोविजन, मतलब ज्यादा मैं आपको बेहतर समझाया, पर आपका एग्जामिनेशन में उतना नहीं पूछता। आपका एग्जामिनेशन में ये पूछेगा कि नेट प्रॉफिट कितना होना चाहिए, 5 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर कितना होना चाहिए, 1000 करोड़ उससे ज्यादा, नेटवर्क कितना होना चाहिए, 500 करोड़ उससे ज्यादा, ठीक है। तो 5, 500, 1000, 5, 500, 1000, 5 नेट प्रॉफिट, 500 नेटवर्क, 1000 टर्नओवर। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। सीएसआर किस पे एप्लीकेबल है, नॉर्मल कंपनी जो भी डोमेस्टिक कंपनी उसके ऊपर एप्लीकेबल है, चाहे होल्डिंग हो, सब्सिडी हो, चाहे फॉरेन कंपनी हो, सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। पर उसको जो लिमिट दिया है नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट वर्थ 500 करोड़ और टर्नओवर 1000 करोड़, ये सब टच हो जाता है तो उसको सीएसआर करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, इफ ए कंपनी ceases to be a company, okay, if a company ceases to be a company covered under section 135 of the act 3 consecutive year, okay, 3 consecutive year तक अगर वो टच नहीं करता है as per section 135 का जो लिमिट दिया है, ठीक है। if a company ceases to be a company covered under 135, okay, of the act 3 consecutive financial year shall not required, अगर वो 3 साल तक अगर वो लिमिट को टच नहीं करता है तो उसको सीएसआर को जो कमेटी है वो बनाना नहीं पड़ेगा, इसके साथ साथ उसको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सेक्शन 135 का जो भी प्रोविजन है उसको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ओके। वही लिखा है कि shall not required to constitute a CSR committee and comply with other provision of section 135, ओके। जैसे देखिए यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता दिया था कि जो सीएसआर जो करना पड़ता है कंपनी लोगों को, कंपनी वाले को जो करना पड़ता है सीएसआर, तो क्या होता है कि अगर एक बार लिमिट टच कर दिया तो उसको अगले 3 साल तक उसको सीएसआर के रूप में उसको खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। सीएसआर में कहां कहां खर्च करते हैं, सीएसआर जो खर्च करता है कंपनी सीएसआर के रूप में, ओके, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी के रूप में किसको कहां कहां एक्सपेंस करता है, वो एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दिस क्लास, ओके। सो आप वीडियो को पूरा जरूर देखो, आपको पूरा समझ आएगा, प्रॉपर्ली समझ आएगा। एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आया सीएसआर से, ओके, तो आपको इस वीडियो का बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ओके। तो और एग्जाम में क्वेश्चन इससे आते हैं, एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप इस वीडियो को तो जरूर पूरा देखिए, इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो, हमेशा सबसे पहले और इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे ज्यादा आपको यहीं पे मिलता है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए, और हो सकता है तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास, ताकि और भी लोग इस चैनल के बारे में जान सके, ठीक है, और भी लोगों को फायदा हो सके, ठीक है। जैसे देखिए क्या बोलता है प्रोविजन, क्या बोला, इफ ए कंपनी, कोई भी कंपनी है, सीसेस टू बी ए कंपनी है जो सीसेस टू बी ए कंपनी, सीसेस मींस वो सीएसआर का जो प्रोविजन है वो सेक्शन 135 वो प्रोविजन को कंप्लाई नहीं कर पा रहा है, नहीं किया, ठीक है, जो लिमिट है वो टच नहीं किया, ठीक है, फॉर द कंसेक्यूटिव 3 कंसेक्यूटिव ईयर, 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, तो 3 साल लगातार अगर नहीं टच करता है तो उसको जो सीएसआर कमेटी है ना, सीएसआर कमेटी नहीं बनाना पड़ेगा, इसके साथ साथ उसको जो प्रोविजन है कंप्लाई विद अदर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 135 वो भी उसको कंप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ओके। तो सीएसआर कमेटी एक आया, तो सीएसआर कमेटी क्या होता है ये आप देख लीजिए, ओके। सो एवरीथिंग आई विल डिस्कस, ओके। सीएसआर कमेटी क्या होता है, कंडीशंस देखिए, कंपनी दैट फुलफिल एनी ऑफ द अपोजिट कंडीशंस मस्ट कंस्टिट्यूट ए corporate social responsibility committee of the board to formulate and monitor the CSR policy। CSR policy बनाने के लिए एक कमेटी बनाया जाता है कंपनी में, उसको बोलते हैं सीएसआर कमेटी, ओके। सीएसआर कमेटी देखिए क्या बोलता है, कंपनी दैट फुलफिल एनी ऑफ द फोरसिट कंडीशन जो हम लोग देखे ऊपर, ठीक है, मस्ट कंस्टिट्यूट ए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी, वो एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी कमेटी बनाता है, सीएसआर कमेटी बनाता है, ओके। सीएसआर कमेटी ऑफ द बोर्ड मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रहते हैं उसमें, एक उसका एक सीएसआर कमेटी बनाया जाता है, ठीक है, टू फॉर्मुलेट, उसको फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर द सीएसआर पॉलिसी, उसको फॉर्मुलेट एंड मॉनिटर करने के लिए कि सीएसआर का पैसा कहां पे खर्च करना चाहिए, किस पे खर्च करना चाहिए, ओके, कितना करना चाहिए, एज पर जो लॉ लिखा है, एज पर प्रोविजन लिखा है सेक्शन 135 में, उसमें लिखा है कि 2% करना चाहिए, तो कहां पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, सो एवरीथिंग वो मॉनिटर करेंगे, फॉर्मुलेट करेंगे सीएसआर कमेटी वाले लोग, ओके। चलिए आगे देखते हैं, कॉम्पोजिशन देख लीजिए यहाँ पे कि सीएसआर कमेटी में कौन कौन लोग होते हैं। सीएसआर कमेटी टू कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट, इसमें एटलीस्ट कितने लोग होते हैं, एटलीस्ट
3 डायरेक्टर्स, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। देखिए 3 डायरेक्टर होते हैं, उसमें इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एटलीस्ट 3 डायरेक्टर ही होना चाहिए इंक्लूडिंग 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यह ध्यान में रखो। 3 डायरेक्टर ही होना चाहिए, इसी में एक और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 3 डायरेक्टर है, ठीक है, उसमें अगर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है तो काम चल जाएगा। तो एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होना चाहिए। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, एक बार मैं इस क्लास को पूरा कंप्लीट करने के बाद एक बार फिर से मैं रिवाइज करूंगा आपको, उस रिवीजन में मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आपका एग्जामिनेशन में बनता है इससे। ओके, तो पहले मैं आपको पूरा ये जो क्लास है पूरा क्लास ले लूं, उसके बाद एक बार रिवीजन जब कराऊंगा तो उसमें मैं आपको पूरा अच्छा तरह से बता दूंगा कि क्या क्या एमसीक्यू बनता है, क्या क्या आपका एग्जामिनेशन में आ सकता है। ओके, तो वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और लास्ट में मैं इसी वीडियो का रिवीजन में बताऊंगा, ठीक है। एक बार रिवीजन मैं कराता हूँ, हर एक लेक्चर में लेता हूँ, उसके बाद एक बार रिवीजन जरूर करा देता हूँ ताकि लोगों को और बेहतर समझ आ सके, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग देखे थे कि तीन गो डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, 3 डायरेक्टर होना चाहिए, 3 डायरेक्टर होना चाहिए, उसमें से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। 3 डायरेक्टर में कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, 3 डायरेक्टर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। हाउएवर CSR rules, however CSR rules exempt करता है, exempt unlisted public company and private company that are not required to appoint an independent director from having an independent director as part of the CSR committee। देखिए CSR रूल एग्जेम्प्ट करता है कौन कौन कंपनी को, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है या फिर प्राइवेट कंपनी है, उसको एग्जेम्प्ट करता है कि आप लोगों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करने का दरकार नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है वो ऑलरेडी आप अगर आप पढ़े होंगे तो सेक्शन 149 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में पूरा डिफाइन किया हुआ है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का प्रोविजन एवरीथिंग आर मेंशन दिया कि कौन सा कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। ओके, सो वो सब मैं आपको उस क्लास में बताऊंगा कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन सा कंपनी में करना चाहिए, क्या लिमिट है, एवरीथिंग आई विल डिस्कस इन दैट क्लास। ओके, सो मैं थोड़ा बता दूं आपको, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होता है उसका भी एक लिमिट होता है कि कौन सा कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहिए। तो हर एक कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना जरूरी नहीं होता है, तो जो कंपनी के ऊपर जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना तो सीएसआर के लिए वो स्पेशली अपॉइंट नहीं करेगा ना। ओके, अगर सीएसआर एप्लीकेबल हो रहा है किसी कंपनी के ऊपर, ठीक है, अगर उस कंपनी में पहले से इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो ठीक है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तो कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आना चाहिए सीएसआर कमेटी में। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ये नहीं है पहले से तो उसको बुलाएगा नहीं ना कि एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर लाओ सीएसआर के लिए स्पेशली। ओके, तो समझ रहे हो ना बात को। ओके, तो वही बोलता है कि तो सीएसआर जो रूल है ना वो एग्जेम्प्ट किया लिस्टेड पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी को कि अगर आपके कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है तो आपको जरूरत नहीं है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को लाना। अगर आपके पास जो नॉर्मल डायरेक्टर है, जो नॉर्मल डायरेक्टर आपका कंपनी को ऑपरेट काम कर रहे हैं आपके कंपनी में, अगर वो डायरेक्टर भी अगर है तो काम चल जाएगा। ओके, आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए क्या बोलता है, CSR rules have relaxed the requirement regarding the presence of 3 or more director। Okay, CSR rules have relaxed, उसको relax किया the requirement regarding presence of 3 or more director on the CSR committee of the board in case where a private company has only 2 director। अगर कभी कभी क्या होता है ना कि कोई एक प्राइवेट कंपनी उसमें 2 ही डायरेक्टर है ऑफ द बोर्ड, द सीएसआर कमिटी कैन बी कंस्टिट्यूटेड विद दिस 2 डायरेक्टर्स। देखिए रिलैक्स दिया, कौन रिलैक्स दिया, सीएसआर रूल्स रिलैक्स दिया। सीएसआर रूल्स हैव रिलैक्स द रिक्वायरमेंट रिगार्डिंग द प्रेजेंस ऑफ 3 और मोर डायरेक्टर ऑफ सीएसआर कमिटी। सीएसआर रूल्स में कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, किसको दिया गया, जो प्राइवेट कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनी है उनके पास 2 ही डायरेक्टर है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी हैज ओनली 2 डायरेक्टर ओनली। ओके, उनके पास सिर्फ 2 ही डायरेक्टर है उनके कंपनी में, ठीक है, 2 ही डायरेक्टर है उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, टोटल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 2 ही डायरेक्टर है, ठीक है। तो सीएसआर कमेटी बोलता है कि सीएसआर कमेटी कैन बी कंस्टिट्यूटेड विद दिस 2 डायरेक्टर। ओके, तो सीएसआर कमेटी क्या बोलता है कि अगर आपकी कंपनी में 2 ही डायरेक्टर है ना, सीएसआर रूल्स बोलता है, मतलब एज पर सेक्शन 135 बोलता है। ओके, तो सीएसआर कमेटी में अगर आपके पास 2 ही डायरेक्टर है तो सीएसआर कमेटी बन जाएगा। ओके, तो सेक्शन 135 और सीएसआर रूल्स कितना अच्छा बोलता है कि अगर आपकी कंपनी में 2 ही अगर डायरेक्टर है तो चलो 2 ही डायरेक्टर मिला करके आप सीएसआर कमेटी बना लो। अगर और पहले ऊपर देखिए क्या बोला था कि कम से कम सीएसआर कमेटी में 3 डायरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, अगर उसमें भी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। उसके बाद क्या बोला, सीएसआर रूल्स, और उसको बोल सकते हो सीएसआर रूल बोला या फिर उसको बोल सकते हो सीएसआर 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 बोला। ओके, उसमें वो क्या बोला था कि अगर आपके कंपनी में अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है, अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं है ना तो कोई बात नहीं, जो है
वही ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि कोई प्राइवेट कंपनी है, कोई प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, उसके ऊपर क्या बोला कि अगर उस कंपनी में अगर 2 ही डायरेक्टर है तो 2 ही डायरेक्टर है तो ठीक है ना, 2 ही डायरेक्टर को मिलाकर आप सीएसआर कमेटी बना लो। ओके, तो आपको समझ आ गया होगा। आगे देखिए क्या बोलता है, द सीएसआर कमिटी ऑफ ए फॉरेन कंपनी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 पर्संस वेयर वन और मोर पर्संस शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। देखिए कोई सीएसआर कमेटी बनाता है, कोई एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है, कोई एक फॉरेन कंपनी है। ओके, सो उन लोगों के लिए बोल रहा है कि द सीएसआर कमेटी ऑफ ए फॉरेन कंपनी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट टू पर्संस, इसमें भी 2 पर्सन होना चाहिए, वेयर वन और मोर पर्सन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया। ओके, उसमें कम से कम वन और मोर पर्सन रेसिडेंट होना चाहिए इंडिया का। ओके, एंड द अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन कंपनी, और जो अदर पर्सन होगा वो नॉमिनेट करेगा फॉरेन कंपनी। ओके, इसमें भी कम से कम एटलीस्ट 2 पर्सन तो होना चाहिए, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और उसमें भी वन और मोर पर्सन शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया, कम से कम उसमें एक पर्सन तो कम से कम वन और मोर पर्सन तो इंडिया का जो रेसिडेंट है वो होना चाहिए। उसके बाद और भी जो अदर पर्सन है, ओके, उसको नॉमिनेट करेगा फॉरेन कंपनी। ओके, आपको बेहतर समझ आ गया होगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और आप इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों के पास पहुंचाइए ताकि लोग और इस चैनल के बारे में जान सके और अपना जो पढ़ाई है बेहतर कर सके। पूरा फाइनेंस में मैं ही इतना मतलब आपको प्रिपरेशन करवाता हूँ कोई भी पीएसयू एग्जामिनेशन से लिए। ओके, तो आप इस चैनल को सपोर्ट करो। ओके, and if you're preparing for your examinations, so you can visit on my website himanshuranjanclasses.in. Okay, so link is also given in description box of this video. Okay, I start preparing for your examination. Okay, full courses are also available and MCQs are also available. Okay, choice of your what you want to purchase. Okay, so link is given in description. Go and visit the website himanshuranjanclasses.in. Okay, देख लीजिए यहाँ पे दिया हुआ। चलिए आगे देखते हैं। बोर्ड रिपोर्ट, board report shall disclose the composition of corporate social responsibility committee। ये जो बोर्ड रिपोर्ट होता है ना, बोर्ड रिपोर्ट वो डिस्क्लोज करता है कॉम्पोजिशन ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी। बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोजर रहता है कि सीएसआर कमेटी है जो कंपनी का, उसमें क्या कंपोजिशन है। ओके, कंपोजिशन मींस कि कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर है। ओके, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर है, क्या उसमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है क्या, तो ये सब कंपोजिशन बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करते हैं कंपनी वाले। ठीक है, बोर्ड रिपोर्ट में। आगे देखते हैं हम लोग। आप इस वीडियो को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। ओके, आगे देखते हैं सीएसआर पॉलिसी। सीएसआर पॉलिसी देखिए क्या बोलता है, सीएसआर पॉलिसी रिलेट्स टू द एक्टिविटी, CSR policy relates to the activity to be undertaken by the company as specified in Schedule 7. Okay, Schedule 7 to the Act and expenditure thereon, excluding activities undertaken in pursuance of normal course of the business. देखिए जो Schedule 7 है ना, वो Schedule 7 में ही पूरा दिया हुआ है कि CSR का जो एक्टिविटी है वो CSR में कहाँ कहाँ कंपनी एक्सपेंस कर सकता है, वो Schedule 7 में दिया हुआ है। ओके, देखिए शेड्यूल 7 टू दैट एंड एक्सपेंडिचर, जितना भी कहाँ का एक्सपेंडिचर दिया करना है कंपनी को, ये वो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है एज ए सीएसआर के रूप में। ठीक है, उसमें भी लिखा है कि देखिए क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग एक्टिविटी अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। और जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई कंपनी अगर खर्च कर रहा है वो सीएसआर में नहीं आता है। ठीक है, सीएसआर में क्या क्या खर्च करना है वो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखिए क्या बोलता है, सीएसआर पॉलिसी ऑफ द कंपनी शैल स्पेसिफाई दैट द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट ऑफ द प्रोग्राम शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। अगर सीएसआर करने से अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो बिजनेस प्रॉफिट में नहीं आएगा। अगर कुछ उसमें सरप्लस हो जाता है, सरप्लस अगर कुछ अराइज हो जाता है आउट ऑफ द सीएसआर प्रोजेक्ट प्रोग्राम, तो उसमें शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट। ओके, सीएसआर का पैसा सीएसआर में ही खर्च होगा। ओके, वो उसको बिजनेस प्रॉफिट में नहीं लाएंगे, shall not form part of business profit. Okay, CSR policy of the company shall specify that the surplus arising out of the CSR project, अगर CSR प्रोजेक्ट से अगर कुछ सरप्लस अराइज होता है तो CSR के रूप में इसको खर्च करेंगे, ना कि उसको आप फॉर्म shall not form part of a business profit. ओके, आगे देखते हैं क्या बोलता है, द बोर्ड आफ्टर टेकिंग
after taking into account the recommendation made by the corporate social responsibility committee, अप्रूव करता है corporate social responsibility policy for the company and disclose करता है, and disclose the content of such policy in its report and also place it on the company का जो वेबसाइट है उस पर भी प्लेस करेगा, उस पर भी बता दिया जाएगा, ठीक है, कंपनी की वेबसाइट पे। द बोर्ड ऑफ every company and ensure that the activity are included in corporate social responsibility policy of the company undertaken by the company। ओके, तो ये सब चीज है। आगे देख लीजिए सीएसआर का एक्सपेंडिचर, जो भी इंपॉर्टेंट होता है वो कंपनी के वेबसाइट पे इन लोग बता देते हैं, ठीक है, ताकि लोग देख सके वहां से कि कंपनी कैसा ऑपरेट कर रहा है, क्या कंपनी अगर बेहतर ऑपरेट कर रहा है, अपना पूरा फंक्शन कर रहा है कंपनी किसी भी जगह पे, तो क्या वो कंपनी सीएसआर के रूप में खर्च कर पा रहा है या कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो लोग भी देख सकते हैं ना, तो इसलिए वेबसाइट पे ये लोग डाल देते हैं, ठीक है, तो वहां से लोग देख सकते हैं, ठीक है। सीएसआर एक्सपेंडिचर ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, यहां से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। The board of every company shall ensure that the company spend in every financial year at least 2%। कंपनी कितना स्पेंड करेगा? At least 2%, of the average net profit of the company made during the 3 immediately preceding फाइनेंशियल ईयर। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन इससे यहां से आता है, ठीक है। इन परसेंट ऑफ इट्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी दिस अमाउंट विल बी सीएसआर एक्सपेंडिचर, इसको माना जाएगा। 2% करना पड़ता है किसी भी कंपनी को, ठीक है। 2% कितना, क्या कैसा 2% क्या मतलब, तो 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, तो ये आपका एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रख लो, आप याद रख लो, ठीक है, याद करो, याद करो। देखिए थ्योरी है ना, मैं बता दूं थ्योरी का क्या होता है ना, थ्योरी याद करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है, आपको मैं बता रहा हूं, आप इसको ना लिखते रहो, ठीक है। जैसे कि मैं बताया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बताया, ठीक है, तो जिसमें देखिए इतना मैं पढ़ाया तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या रहा, उसको आप एक नोट्स बना लो, उसमें आप खुद से लिखो। अगर आप खुद से लिखोगे ना तो उसमें क्या रहेगा कि देखिए हम लोग तो आपको पढ़ाते हैं, तो हम लोग अगर आपको पढ़ाएंगे तो आपको हम हर एक चीज बताएंगे, तभी तो आपको बेहतर समझ आएगा ना। पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट होता है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसको आप अच्छा से नोट डाउन करो और उसको एक अलग कॉपी बनाओ, उसको में लिखो, ठीक है। और बाकी हम तो नोट्स आपको प्रोवाइड करते हैं, ये नोट्स आपको मेरे वेबसाइट से मिल जाएगा himanshuclasses.in पे, ठीक है। हम तो आपको नोट्स प्रोवाइड करते ही हैं, तो हम लोग जब आप पढ़ाते हैं आप लोग को, तो हम लोग जब पढ़ाएंगे आपको तो बेस बात है ना, हम लोग टोटल कंसेप्ट जितना भी प्रोविजन बनता है हम लोग सब कुछ समझाएंगे, तभी आपको बेहतर समझ आएगा। पर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पढ़ना चाहिए, उसके लिए आपको एक सेपरेट कॉपी बनाना चाहिए, उसमें आपको जो इंपॉर्टेंट होता है वो आपको पढ़ना चाहिए। जैसे आपको हम सीएसआर पढ़ाए, ठीक है, अभी हम आपको सीएसआर पढ़ाए, तो सीएसआर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको एक नोट मेंटेन करना है, वो मैं बता दूंगा, ओके। तो आप वैसे मेंटेन करते रहना, ताकि आपका जो जब आपका एग्जाम आएगा तो उसमें आपको जब आप रिविजन करोगे ना तो काफी जल्दी आपका रिविजन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, इफ ए कंपनी, आगे देख लीजिए क्या बोलता है, if the company fails to spend such amount, the board shall in report specify the reason for not spend। अगर कोई कंपनी है जो स्पेंड नहीं किया 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर उतना खर्च नहीं किया तो क्या करेगा, द बोर्ड सेल इन इट्स रिपोर्ट स्पेसिफाई द रीजन। तो बोर्ड है मतलब कि डायरेक्टर है, जो बोर्ड रिपोर्ट में बता दिया जाएगा ये स्पेसिफाई द रीजन कि क्या कारण रहा कि कंपनी सीएसआर के रूप में पैसा खर्च नहीं कर पाया, ठीक है। आगे देख लीजिए क्या बोलता है, द कंपनी शैल गिव प्रेफरेंस टू द लोकल एरिया। जो भी कंपनी ऑपरेट कर रहे हैं, जहां पे कंपनी काम अपना चला रहे हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ना, उनको प्रेफरेंस देना चाहिए लोकल एरिया को, ठीक है। जहां पे वो कंपनी काम कर रहा है तो वहां का लोकल एरिया पे उनको ज्यादा प्रेफरेंस होना चाहिए, क्योंकि वहां का अगर वो नेचुरल रिसोर्सेस यूज कर रहा है तो वो दूसरा जगह पे जाके एक्सपेंशन नहीं करेगा ना, जहां पे वो कर रहा है वहां पे अगर वो करता है तो उसका लिए ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। करने का कर सकता है पर प्रेफरेंस लोकल एरिया पे ज्यादा दिया जाएगा, ठीक है।
द कंपनी shall give preference to local area and area around it where it operates for spending the amount earmarked for corporate social responsibility. ओके, कंपनी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस अपने लोकल एरिया पे देना चाहिए, ठीक है, ये पे और प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। आगे देख लीजिए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन स्पेसिफाइड एक्टिविटीज ओके दैट आर कैरिड आउट इन इंडिया विल ओनली बी क्वालिफाइड। वो जो आप एक्सपेंडिचर करोगे वो कैरिड आउट इन इंडिया में ही होना चाहिए, ठीक है, इंडिया में ही होना चाहिए। बिल ओनली बिल क्वालिफाई एज सीएसआर एक्सपेंडिचर। आपका जो एक्सपेंडिचर जो आप करोगे सीएसआर के रूप में वो इंडिया में ही होना चाहिए, आप एक्सपेंडिचर इंडिया में ही करोगे, ठीक है। सच एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स कंट्रीब्यूशन टू द कॉर्पस और ऑन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम रिलेटेड टू सीएसआर एक्टिविटी। ओके, जो आप एक्सपेंडिचर करोगे उसको आप सच एक्सपेंडिचर इंक्लूड सच वो जो एक्सपेंडिचर करोगे सच एक्सपेंडिचर इंक्लूड कंट्रीब्यूशन टू द कॉर्पस और ऑन प्रोजेक्ट और प्रोग्राम रिलेटेड टू सीएसआर एक्टिविटी, ठीक है। कुछ कुछ आप एक्सपेंडिचर ऐसा कर रहे हो जिसमें कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो कॉर्पस में, प्रोजेक्ट में और प्रोग्राम में रिलेटेड टू सीएसआर एक्टिविटी, तो वो भी जो सीएसआर के रूप में माना जाएगा, उसको भी सीएसआर के रूप में कंसीडर किया जाता है। और जो आप एक्सपेंडिचर करोगे सीएसआर के रूप में वो आप इंडिया में ही करोगे, ठीक है, तभी वो जाकर के सीएसआर एक्सपेंडिचर में माना जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्या बोलता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन अंडरटेकिंग नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, expenditure incurred in undertaking normal course of business will not form part of CSR expenditure। जब आप नॉर्मल अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो उसमें अगर आपको कुछ खर्चा हो रहा है तो उसको सीएसआर के रूप में सीएसआर के रूप में उसको नहीं माना जाएगा, सीएसआर का खर्चा नहीं माना जाएगा उसको, ठीक है। कंपनी वुड नीड टू क्लियरली डिस्टिंग्विश दोस एक्टिविटी which are undertaken specifically in pursuance of normal course of business and those that are done in इंक्रीमेंटली एज पार्ट ऑफ सीएसआर इनिशिएटिव। ओके, मतलब जो अपने कंपनी का नॉर्मल जो फंक्शन आप कर रहे हो, नॉर्मल कंपनी अपना चला रहे हो, उसमें जो भी खर्च आता है, ठीक है, तो वो खर्च अलग है और सीएसआर का खर्च अलग है। जो आपका कंपनी का जो डेली रूटीन में जो आप कंपनी चलाते हो उसमें वेरियस टाइप्स ऑफ खर्च आते हैं, तो उसका एक्सपेंसेस जो भी आता है तो उसको सीएसआर के रूप में आप उसको काउंट नहीं कर सकते, उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते हो, ठीक है। वही लिखा है कि कंपनी वुड नीड टू क्लियरली डिस्टिंग्विश दोस एक्टिविटी व्हिच आर अंडरटेकन स्पेसिफिक पर्पस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड दोस दैट डन इमीडिएटली एज पार्ट ऑफ सीएसआर इनिशिएटिव्स। ओके, सीएसआर का जो खर्च होगा वो अलग होगा, ठीक है, वो पूरा जो कहां-कहां खर्च करोगे वो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, ठीक है। Any surplus arising out of CSR activity will not be considered as business profit for the स्पेंडिंग कंपनी। ओके, ये तो मैं आपको ऊपर भी बता दिया था, ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। आगे देखिए, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी फॉर सीएसआर एक्टिविटी इन इंडिया। ओके, कोई भी एक्सपेंडिचर करता है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी, फॉरेन का होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, फॉरेन होल्डिंग कंपनी फॉर सीएसआर एक्टिविटी इन इंडिया विल क्वालिफाई as CSR as spent by the बिल क्वालिफाई एज सीएसआर स्पेंड बाय द इंडियन सब्सिडी। ओके, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ना, कोई फॉरेन होल्डिंग कंपनी है, फॉरेन का होल्डिंग कंपनी है, ठीक है, फॉर सीएसआर एक्टिविटी इन इंडिया में वो एक्सपेंस करता है, ठीक है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय फॉरेन होल्डिंग कंपनी फॉर सीएसआर एक्टिविटी इन इंडिया विल क्वालिफाई एज सीएसआर स्पेंड बाय द इंडियन सब्सिडी। ओके, वो भी चलेगा काम, ठीक है। अगर फॉरेन होल्डिंग कंपनी अगर खर्च कर देता है तो वो माना जाएगा कि चलो इंडिया का जो इसका सब्सिडी है वो खर्च किया, ओके, माना जाएगा, क्वालिफाई कर दिया जाएगा, उसको माना जाएगा कि अगर फॉरेन कंपनी खर्च किया तो इंडियन सब्सिडरी को कंसीडर किया जाएगा कि उसने सीएसआर एक्सपेंडिचर कर दिया। क्या बोलता है, इफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर आर रूटेड था इंडियन सब्सिडरी, अगर क्या बोलता है कि इफ द सीएसआर एक्सपेंडिचर आर रूटेड था इंडियन सब्सिडरी एंड इफ द इंडियन सब्सिडरी इज रिक्वायर्ड टू डू सो एज पर 135 ऑफ द एक्ट। ओके, तो मतलब फॉरेन कंपनी में खर्च करता है ना तो इंडियन सब्सिडी का माना जाएगा और सेक्शन 135 में ये सब दिया हुआ है। आगे देखते हैं सीएसआर एक्टिविटी शैल बी अंडरटेकन बाय द कंपनी एज पर द स्टेटेड सीएसआर पॉलिसी एक्टिविटी अदर न्यू और गोइंग इंक्लूडिंग एक्टिविटी। ओके, सो जो भी इंपॉर्टेंट है वो बताते चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए लिस्ट ऑफ एक्टिविटी क्या है, board of a company may decide and undertake CSR activity approved by the CSR committee. Okay, CSR committee, a registered trust
रिसर्च ट्रस्ट होता है, सेक्शन 8 ऑफ द, आपको पता होगा सेक्शन 8 होता है, सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट हो तो मैं आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, जहां जो भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता चल रहा हूँ, ठीक है। लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज, कहां कहां खर्च कर सकते हैं सीएसआर के रूप में, ठीक है, ये शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, ठीक है। सम एक्टिविटी आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 7 अस द एक्टिविटी व्हिच मे बी इंक्लूडेड बाय द कंपनी इन देयर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी पॉलिसी, दिस आर द एक्टिविटी रिलेटिंग टू, कहां कहां कंपनी खर्च कर सकता है सीएसआर के रूप में, देखिए। प्रीडिटिंग हंगर पोवर्टी, ठीक है, प्रीडिटिंग हंगर पोवर्टी एंड malnutrition, promoting health care including preventive health care and sanitation, including contribution to Swachh Bharat course set up by the central government for the promotion of sanitation and making available safe drinking water. So देख लीजिए, ये सब पॉइंट, इतना सारा पॉइंट दिया हुआ है, ये सब जगह पे अगर कंपनी खर्च करता है तो सीएसआर का खर्च माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब कहां पे दिया हुआ है, शेड्यूल 7 में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रमोटिंग एजुकेशन है, फिर प्रमोटिंग है यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी, ओके। फिर आगे देखिए इंश्योरिंग इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, आप पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बस ऊपर ऊपर का बताता चल रहा हूँ। प्रोटेक्शन ऑफ नेशनल हेरिटेज, ओके, सो ये सब आप देखते जाना। मेजर्स फॉर द बेनिफिट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ओके, सो ट्रेनिंग टू प्रमोट रूरल स्पोर्ट्स, ओके, कंट्रीब्यूशन टू द प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, ओके। आगे देख लीजिए, कंट्रीब्यूशन ऑफ फंड प्रोवाइडेड टू टेक्नोलॉजी इंक्यूबेटर लोकेटेड विद इन द एकेडमिक इंस्टीट्यूशन व्हिच आर अप्रूव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, तो दीज आर द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। सो ये सब जगह पे अगर कंपनी खर्च करता है तो सीएसआर का खर्च माना जाएगा, ओके। आगे देख लीजिए क्या बोलता है, आगे जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप देख लो, ठीक है। क्या बोल रहा है आगे कि एक्टिविटी एक्टिविटी व्हिच वुड नॉट क्वालिफाई एज सीएसआर, ये सब करने से अब सीएसआर का खर्च नहीं माना जाएगा। द फ्लोइंग एक्टिविटी शैल नॉट क्वालिफाई एज सीएसआर एक्टिविटी, ओके, ये सब खर्च करने से सीएसआर नहीं माना जाएगा। तो ये सब दिया हुआ, ठीक है, सब देख लेना, ठीक है। ये जो पीडीएफ है आपको मेरा वेबसाइट से मिल जाएगा, ओके। मेरा वेबसाइट का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, himansuranjanclasses.in, ओके, लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक दिया हुआ है, वहां से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये देख लीजिए, जो भी इंपॉर्टेंट है वो आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप देख लेना, खुद से रीड आउट कर लेना, ठीक है। क्या बोलता है यहाँ पे, इफ ए कंपनी स्पेंड इन, कोई भी एक कंपनी है, ओके, वो स्पेंड करता है 2% एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द थ्री प्रीसीडिंग ईयर में, ओके, सीएसआर के रूप में, तो कैन द एक्सेस अमाउंट स्पेंड बाय द सीएसआर, ओके, कोई भी कंपनी है जो एक्सेस स्पेंड कर दिया, ठीक है, सीएसआर के रूप में, तो बोलता क्या वो सेटअप होगा, तो एक बार अगर खर्च कर दे तो सेटअप कुछ नहीं होता है, ठीक है, सेटअप नहीं होता है। आप खर्च किए तो ठीक है, अच्छी बात है ना। वही लिखिए, यहाँ पे लिखा है कि मोर देन 2% स्पेसिफाइड इन सेक्शन 135 कैनॉट बी कैरी फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर अनएडजस्टेड, ओके। सो ये सब चीजें हैं, इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा वो देख लीजिएगा ताकि आपका जो नॉलेज है थोड़ा सा और बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो आप अपना नॉलेज के इंप्रूव करने के लिए पढ़ सकते हो, ठीक है। पर आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके, क्योंकि एमसीक्यू में आपको एमसीक्यू पूछेगा ना, अगर आपको नॉलेज बढ़ाना है तो आप ऐसा पढ़ सकते हो, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट था वो मैं आपको पढ़ा दिया, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन में यहीं से यहां तक ही पूछा जाएगा जहां तक मैं आपको पढ़ाया, ठीक है। आपको अगर नॉलेज को काफी बढ़ाना है तो वो आप सब देख सकते हो, ठीक है, वो नीचे पूरा दिया हुआ है, ठीक है। आपका एग्जामिनेशन में यहीं तक आएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताया था कि मैं आपको एक बार रिवीजन कराऊंगा, उसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूंगा, ठीक है। तो मैं बता दूं आपको, देख लीजिए, आपका एग्जामिनेशन में पूछेगा कि जो सीएसआर है उसका सेक्शन क्या है, सेक्शन 135, तो ये आपको ध्यान में रखना है। आप नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी निकालिए, नोट डाउन करिए। सीएसआर का पूछेगा कि सीएसआर का सेक्शन क्या है, सेक्शन 135, ओके, ये आप नोट डाउन करिए। आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि जो सीएसआर करता है कंपनी तो उसका लिमिट क्या है, ठीक है, तो लिमिट याद करिए, नोट डाउन करिए आप पहले। नेट प्रॉफिट 5 करोड़, नेट वर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़, ओके। कोई भी एक लिमिट टच करेगा तो उसको सीएसआर करना पड़ेगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं बताता चल रहा हूं, ठीक है, नोट डाउन करते रहिए। यहां से एमसीक्यू बनता है, ठीक है।
पूछेगा आपको एग्जाम में कि सीएसआर कमेटी होता है उसमें कितना नंबर ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, कम से कम उसमें एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। मिनिमम 3 डायरेक्टर होना चाहिए, मिनिमम उसमें कम से कम एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए, ये आप ध्यान में रखना। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर भी रहेगा तो काम चल जाएगा। ओके, ये आप ध्यान में रखना। फिर पूछेगा कि सीएसआर पॉलिसी, जो सीएसआर पॉलिसी बनता है तो कंपनी को कहां कहां खर्च करना पड़ता है, कहां पे दिया हुआ है, वो शेड्यूल 7 में दिया हुआ है। तो शेड्यूल 7 को आप ध्यान में रखना, शेड्यूल 7 में दिया हुआ है कंपनी कहां कहां खर्च कर सकता है। ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। आगे देख लीजिए क्या बोलता है, सीएसआर का एक्सपेंडिचर, कंपनी कहां कहां सीएसआर का एक्सपेंडिचर करेगा, वो तो शेड्यूल 7 में दिया हुआ, तो कितना करेगा सीएसआर एक्सपेंडिचर करेगा, 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी मेड ड्यूरिंग द 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके, दीज आर द थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सो ये सब चीजें हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। और सीएसआर में कहां कहां खर्च करता है, वो आप ये जो लिस्ट ऑफ एक्टिविटी है, लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटी, लिस्ट ऑफ सीएसआर एक्टिविटी की कंपनी कहां कहां खर्च करता है, वो आप एक बार देख लेना। ठीक है, गो थ्रू कर लेना। और आपको अगर नॉलेज को इंप्रूव और ज्यादा करना है तो ये सब आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बेहतर नॉलेज और इंप्रूव करने के लिए पढ़ सकते हो। ठीक है, पर आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो यहाँ तक इंपॉर्टेंट था जहां तक मैं आपको पढ़ाया। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा होगा आज का, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हमेशा इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज वीडियो में रखते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो वीडियो में रखते हैं। ओके, सो थैंक यू।